हेलो एवरीवन। आज की डिस्कशन का टॉपिक है मुद्रा यानी मनी। और ये जो टॉपिक है डिस्कशन का, ये वैसे भी जानना इसके बारे में अच्छा है, पर ये 10th के सिलेबस को भी कवर करता है, वहाँ पर भी टॉपिक है। +2 के सिलेबस को भी कवर करता है और BA के बच्चों को जो सिलेबस है उसको भी कवर करता है। तो ये 3 क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। तो टॉपिक है मनी, मुद्रा। फैमिलियर हम सब हैं मनी से कि मुद्रा क्या होती है। सब जानते हैं, हम में से हर एक परिचित है मुद्रा से। कैसे जानते हैं हम मुद्रा को कि हम कुछ नोट या कुछ सिक्के लेकर के गए दुकानदार के पास और हमने उसके बदले में कपड़ा, खाने पीने की वस्तुएं कुछ भी ख़रीदा, तो वो जो नोट या सिक्के हैं वो मुद्रा है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी नोट या सिक्के हम कहें कि वो मुद्रा होगी। तो जो भी मुद्रा होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक ऑथेंटिकेशन जुड़ी होती है। वो ऑथेंटिकेशन जो सरकार की तरफ से हो सकती है, जो उसे इशू करने वाली अथॉरिटी की तरफ से हो सकती है कि उसे स्वीकार किया जाएगा उन सभी कार्यों के लिए जिनके लिए मुद्रा की आवश्यकता है। तो खैर सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि फैमिलियर तो हम सब हैं, हम सब जानते हैं, परिचित हैं हम सभी के सभी कि मुद्रा क्या होती है। लेकिन अगर हम मुद्रा की परिभाषा की बात करें तो मुद्रा की परिभाषा थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी अलग है, पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मुद्रा को उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कार्य मुद्रा करती है। ठीक है, तो मुद्रा की ज़रूरत मुद्रा के कार्यों के लिए पड़ी है, इसीलिए ज़्यादातर अर्थशास्त्री मुद्रा को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि मुद्रा वो है जो मुद्रा के कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा वो है जो मुद्रा के कार्य करती है। हम बात करेंगे बाद में कि मुद्रा के कार्य क्या है, कुछ चीज़ें आपको अभी भी समझ में आ जाएंगी। वाई डू वी नीड मनी? हमें मुद्रा की ज़रूरत पड़ी क्यों? आखिर क्या आवश्यकता क्या थी मुद्रा की जिसकी वजह से ये लगा कि मुद्रा की खोज होनी चाहिए? तो इसके लिए हम थोड़ा सा इससे पहले की बात करते हैं कि जब मुद्रा नहीं थी तो क्या था। जब मुद्रा नहीं थी यानी कोई एक ऐसा साधन जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सके, जिसे मूल्य के मापक के रूप में प्रयोग किया जा सके, जब कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो सबके लिए स्वीकार्य थी, तब क्या था? तब लेन देन किस प्रकार से होती थी? तो लेन देन तो जब से सभ्यता है तब से इस तरह की चीज़ें होती आई हैं। तो जब मनी नहीं थी तो क्या था? बार्टर सिस्टम था। जब मनी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या मतलब होता है? जहां वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको केले खरीदने हैं तो आपने गेहूं दे दी, केले खरीद लिए, या आपने कोई पुस्तक खरीदनी है, कोई कॉपी खरीदनी है तो आपने कोई वस्तु दे दी, उसके बदले में वो खरीद ली। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वस्तु के लिए वस्तु का ही लेन देन होता है उसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। पर इस विनिमय प्रणाली के अंदर कुछ परेशानियां थी, कुछ कठिनाइयां थी, जिन कठिनाइयों की वजह से ही ज़रूरत महसूस हुई कि हमें मुद्रा चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, कोई एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे ये सारी समस्याएं दूर हो सकें। तो क्या समस्याएं थी? सबसे पहली थी दोहरा संयोग, यानी कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आपने कोई वस्तु लेनी है, ठीक है, और जिस व्यक्ति से आपको वो वस्तु लेनी है उसे आपकी वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए, आपको उसकी वस्तु की ज़रूरत होनी चाहिए, उसी कंडीशन में लेन देन पॉसिबल है। अगर उसे आपकी वस्तु की ज़रूरत नहीं है तो वो लेन देन संभव नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए कि हम ये कहें कि एक व्यक्ति के पास बकरियां हैं और दूसरे के पास गेहूं है।
ठीक है। तो अब ये तो हो सकता है कि बकरी वाले को गेहूं की ज़रूरत हो ये ज़रूरी तो नहीं कि गेहूं वाले को भी बकरी की ज़रूरत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोहरा संयोग ढूंढना, उसका मिलना, पॉसिबल होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए। इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें मुद्रा की, क्योंकि मुद्रा में ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। जिस व्यक्ति को बकरी चाहिए वो उसकी कीमत मुद्रा के रूप में चुकाए और वो उसको ले सकता है। जिस व्यक्ति को गेहूं चाहिए वो मुद्रा के रूप में गेहूं की कीमत चुका करके उसे प्राप्त कर सकता है। तो वहाँ पर दोहरे संयोग की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह से हमें मुद्रा की ज़रूरत पड़ी। दूसरी जो समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर वो थी मूल्य के मापक की। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये नहीं कहा जा सकता था कि किस वस्तु का क्या मूल्य है। जैसे अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने 2 किलो गेहूं के बदले में 1 दर्जन केले खरीद लिए, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम 2 किलो गेहूं के बदले में मान लीजिए 1 किलो सेब खरीद रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि 2 किलो गेहूं की कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसका महत्व क्या है, क्या वो 1 दर्जन केले के रूप में है या वो 1 किलो सेब के रूप में है। तो वो एक समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। इसके लिए ज़रूरत पड़ी मुद्रा की, क्योंकि मुद्रा के रूप में हम बड़े आसानी से किसी भी वस्तु का मूल्य बता सकते हैं कि ये पेन 20 रुपये का है, तो ये इसका क्या हो गया मूल्य, जो हमने किसके रूप में बताया, मुद्रा के रूप में बताया। तो इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर कुछ समस्याएं थी। तीसरी समस्या क्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, स्थगित भुगतानों का मानक। कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर कुछ ऐसे भुगतान जो हम भविष्य के लिए टाल देते हैं, जैसे कि ऋण लेना, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से उधार लिया तो वो उसको 1 साल बाद या 6 महीने बाद वापस करता है, तो इस तरह के भुगतानों को करने में भी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर समस्या आती थी, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, मुद्रा की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि मुद्रा के अंदर ऋण लेना, उसको चुकता करना आसान है। आपने 1000 रुपये का ऋण लिया, आप उसको 1 साल के बाद ब्याज सहित वापस कर सकते हैं। लेकिन जब वस्तुओं की बात होती है तो इस तरह के लेन देन कर पाना मुश्किल होता है। मूल्य का संचय, अब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर हम मूल्य का यानी धन का संचय नहीं कर सकते थे। कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं चलो जिनको हम कुछ समय के लिए एकत्रित करके संचित करके रख सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है किसी प्रकार की सब्जी का उत्पादन किया, तो उसके पास मूल्य किसके रूप में, उस सब्जी के रूप में है, लेकिन उस सब्जी को वो कितने समय तक संचय कर सकता है, वो कर पाना संभव नहीं था। तो धन को संचय नहीं किया जा सकता था, इसलिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ी। तीसरा जो 5वीं समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ, वो थी मूल्य के स्थानांतरण की, यानी कि मूल्य को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना, ठीक है, यानी जिसमें मूल्य है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के अंदर समस्या थी। समस्या कैसे थी, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने कहीं पर किसी एक जगह पर उसने अपना घर बेचा। अब घर बेचने के बाद उसने उसके बदले में, ज़रूरी तो नहीं है उसे घर मिलेगा, और घर मिलेगा तो वहीं पर मिलेगा, वो वहाँ से कहीं और जाना चाहता है, उसे घर बेचने के बदले में कुछ वस्तुएं मिली। अब वो उन वस्तुओं को वहाँ तक लेकर के जाएगा, वहाँ जा कर के उन वस्तुओं को फिर से बेच करके पुनः घर खरीदने, इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो मूल्य का स्थानांतरण करना बहुत कठिन था बार्टर सिस्टम के अंदर, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए ज़रूरत महसूस हुई कि कोई एक चीज़, कोई एक मीडियम, कोई एक माध्यम ऐसा होना चाहिए जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर सके, इन सभी के लिए एक जवाब साबित हो। इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें मुद्रा की खोज करने की, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। हम धीरे धीरे ये भी बात करेंगे कि मुद्रा की खोज कहाँ कैसे हुई। तो एक एक करके जब हम पहले ये बात करेंगे कि मुद्रा के रूप में किन किन चीज़ों का प्रयोग होने लगा, कैसे कैसे विकास हुआ मुद्रा का, तो हम धीरे धीरे ये भी समझेंगे कि जो वर्तमान स्वरूप है मुद्रा का, ये कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये इस रूप तक पहुँचा, यहाँ तक विकसित हो पाया। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा के प्रकार की। तो मुद्रा
के प्रकार बहुत सारे हैं। बेसिकली मुद्रा से जुड़ी हुई दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें मुद्रा से जुड़ी हुई हैं। एक होता है आंतरिक मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वो होता है जो किसी भी मौद्रिक इकाई के ऊपर लिखा गया होता है, जिसने मूल्य के रूप में वो लेन देन का काम करती है, वो होता है उसका अंकित मूल्य। और आंतरिक मूल्य क्या होता है? उस मुद्रा का जो वस्तु के रूप में मूल्य है, जो उसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है उसके रूप में जो मूल्य है उसका, वो कहलाता है आंतरिक मूल्य। तो इन सब, इसको पहले बताने की वजह ये है क्योंकि इन सब के बेस पर यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अलग अलग रूप जानने को मिलेंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आंतरिक मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। तो मैं एक बार बता देती हूँ। अंकित मूल्य, जैसे कि हम ये कहें कि अगर 10 रुपये का नोट है, ठीक है, एक 10 रुपये नोट है, ओके, और ये इसके ऊपर जो 10 रुपये लिखा हुआ है ये इसका अंकित मूल्य है, ठीक है। अब इस नोट के अंदर जो कागज़ इस्तेमाल हुआ है उसकी वर्थ कितनी है, उस कागज़ की वैल्यू कितनी है। अगर उसके ऊपर वो 10 रुपये ना लिखा हो, उसके ऊपर जो गवर्नर की एक मतलब समझ लीजिए RBI की जो एक सील है, जो उसके ऊपर जो उसकी ऑथेंटिकेशन है वो ना हो, तो उसकी क्या वैल्यू है। चलो इसको आप बड़ी अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि जब 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए तो 500 और 1000 तो उसके ऊपर तभी भी लिखा हुआ था, अंकित मूल्य था, ठीक है। जब वो मूल्य उसका ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो सर्कुलेशन से बाहर कर दी गई, तो वो जो कागज़ बचा उस कागज़ का क्या मूल्य था? नील, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो वो होता है आंतरिक मूल्य, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है वो है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा क्या होती है? यानी जहाँ पर वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है मुद्रा के रूप में। तो जब मुद्रा एक वस्तु का रूप लेती है, ठीक है, जब मुद्रा एक वस्तु के रूप में होती है और उस वस्तु का आंतरिक मूल्य भी होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात पर, वस्तु का आंतरिक मूल्य भी होता है, तो उसे कहा जाता है वस्तु मुद्रा, ठीक है। आंतरिक मूल्य मैंने आपको बता ही दिया। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि एक ऐसा समय था जब नमक को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी नमक को लेन देन के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो अगर नमक को लेन देन के माध्यम के रूप में स्वीकार ना भी किया जाए, मुद्रा के रूप में ना प्रयोग किया जाए, तो भी नमक की अपनी एक वैल्यू है, उसे व्यक्ति अपने घर पे इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से एक ऐतिहासिक इसकी एक घटना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैदियों द्वारा, जो भी विभिन्न देशों ने दूसरे देशों के सैनिकों को कैदी बनाया, उन कैदियों द्वारा सिगरेट को एक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया कैदियों को, जहाँ पर चीज़ों के लेन देन के लिए सिगरेट को इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर बंदा कोई भी व्यक्ति सिगरेट के बदले में कोई चीज़ नहीं भी प्राप्त कर पा रहा है, तो भी सिगरेट का अपना मूल्य है, वो उसके लिए प्रयोग कर सकता है उसे, ठीक है। तो वो वस्तु मुद्रा कहलाती है। और 1980 के दशक तक सोवियत संघ में सिगरेट का इस्तेमाल काफ़ी हुआ है मुद्रा के रूप में। दूसरी बात करते हैं धातु मूल्य। धातु मूल्य क्या होता है? पुराने समय में धातु का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया गया। धातु मुद्रा एक तरह से है वस्तु मुद्रा के रूप में ही, लेकिन कुछ अंतर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। धातु मुद्रा जैसे सोने या चांदी, तांबे या कांसे के सिक्के, जो काफ़ी समय तक प्रचलित रहे हैं। तो इस तरह की मुद्रा को कहा गया धातु मुद्रा। अब शुरू में तो जब इनका प्रारंभ हुआ तो कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं थी कि क्या इसका वज़न होगा, कैसा आकार होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलप हुआ तो एक स्पेसिफाइड उसका वज़न हो गया मुद्रा का, कि एक निश्चित इतना वज़न होगा, इस तरह का रूप होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो धातु मुद्रा भी क्या है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास सोने का या चांदी का सिक्का है, वो मुद्रा के रूप में उसे प्रयोग नहीं कर रहा, तो भी वो उस सोने या चांदी के सिक्के को गला करके उसका आभूषण बनवा करके उसके रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। तो एक तरह से जो धातु मुद्रा है ये एक वस्तु मुद्रा जैसी सी है, पर एग्जैक्टली नहीं है,
ठीक है। तो इस तरह की मुद्रा को कहा जाता है धातु मुद्रा। वर्तमान में भी आपको पता है धातु मुद्रा प्रचलन में है। जैसे भारत के अंदर जो सिक्के हैं, मेटेलिक जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, धातु के सिक्के हैं, वो प्रचलन में हैं। लेकिन आप देखिए कि जो धातु के सिक्के हैं उनका जो आंतरिक मूल्य है वो उसके बाहरी मूल्य यानी उसके अंकित मूल्य से बहुत कम है। जैसे कि अगर 5 रुपये का सिक्का है या 10 रुपये का सिक्का है तो उसकी वैल्यू तो 10 रुपये है, लेकिन उसके अंदर जो मेटल इस्तेमाल हुई है, अगर उसको सिक्के के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए, उसको अगर मुद्रा के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए, तो जो उसके अंदर मेटल है उसकी वैल्यू मुझे नहीं लगता कि कहीं से हमें प्राप्त भी हो सकेगी। बहुत कम है उसकी वैल्यू, ना के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह की मुद्रा जिसकी जो आंतरिक मूल्य है उसके अंकित मूल्य से बहुत कम होता है, ऐसी मुद्रा को कहा जाता है प्रादिष्ट मुद्रा। तो वर्तमान समय में आप ये कह सकते हैं, वर्तमान समय में जो सिक्के हैं, धातु के सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के हैं, वो प्रादिष्ट मुद्रा है, क्योंकि इनका आंतरिक मूल्य इनके बाहरी मूल्य से, इनके अंकित मूल्य से बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह की मुद्रा प्रादिष्ट मुद्रा कहलाती है। इसके बाद आते हैं तीसरे तरह की मुद्रा, जो है कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा जैसे जैसे व्यक्ति मतलब सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे मनुष्य ने अपने व्यवसाय को बढ़ाया, व्यापार को बढ़ाया, जनसंख्या बढ़ती चली गई, बहुत सारे और कार्यों को करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसके साथ साथ इन दोनों रूपों के अंदर लेन देन कर पाना, व्यापार को बढ़ाना, विकास की अगली सीढ़ी पर पहुंचना मुश्किल हो गया। तो ज़रूरत पड़ी इसकी, क्योंकि इसके साथ रिस्क भी था, धातु को इधर से उधर ले जाने में समस्याएं थी, तो कागजी मुद्रा की ज़रूरत पड़ी। शुरू में जो कागजी मुद्रा आई थी सबसे पहले वो चीन में आई थी, और चीन में जो कागजी मुद्रा आई सर्वप्रथम वो कागजी बिल के रूप में आई थी। ठीक है, पेपर बिल्स के रूप में आई थी। लगभग आई ये 618 AD से 907 AD के बीच में चीन के अंदर सबसे पहले आई थी क्या, कागजी मुद्रा। ठीक है, उसके बाद तब तक इसकी कोई आधिकारिक छपाई नहीं होती थी, मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था, कोई ऐसी बैंक, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कि उसको आधिकारिक रूप से छापती हो और केवल उसी का इस्तेमाल ही मुद्रा के रूप में होता हो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसा भी होने लगा, तो वो भी सबसे पहले चीन में ही हुआ जब प्रिंटेड पेपर मनी आई, यानी छपे हुए रूप में मुद्रा आई, जिसको सरकार के द्वारा छापा गया था, और वो आई थी 1023 में। तो ये भी चीन में ही आई सबसे पहले, यानी कि एक आधिकारिक कागजी मुद्रा जो सरकार द्वारा छापी गई थी। ठीक है, अब जो कागजी मुद्रा है ये भी कैसी मुद्रा है, ये भी एक प्रादिष्ट मुद्रा है, क्योंकि इसका भी अंकित मूल्य इसके आंतरिक मूल्य से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आंतरिक मूल्य इसका बहुत कम होता है और अंकित मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 2000 रुपये का नोट है, कागज़ की वैल्यू 1 रुपये के बराबर भी नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई जो वैल्यू है वो 2000 रुपये है। तो ये भी एक प्रादिष्ट मुद्रा है। ठीक है, तो अब प्रादिष्ट मुद्रा के बारे में बताएं। वैसे तो हम समझ ही चुके हैं कि ऐसी मुद्रा, चाहे वो सिक्के हैं, चाहे वो नोट हैं, जिसका आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, वो कहलाती है प्रादिष्ट मुद्रा। लेकिन साथ के साथ एक और चीज़ है, ये जो मुद्रा है, चाहे वो कागजी मुद्रा है, ये किस तरह की है, कन्वर्टिबल मतलब नहीं होती है, ये किसी और रूप में इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आरंभ में जो कागजी मुद्रा आई थी उसे सोने या चांदी के रूप में उसके वज़न के बराबर कन्वर्ट किया जा सकता था, यानी कि अगर 100 रुपये का नोट है तो उसे 100 रुपये के सोने या चांदी में कन्वर्ट किया जाता था, अगर उसको नहीं उसके रूप में लेना चाहता है तो इस तरह की थी। तो वो परिवर्तनीय कहलाती है कि हम उसको धातु के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसी धातु के रूप में जिसका आंतरिक मूल्य भी होता है। ठीक है, उसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रचलन में हैं मुद्राएं, वो कोई भी परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये कैसी होती है, अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है, इसको हमने इससे अलग क्यों कहा, इन दोनों से हमने कहा कि ये है, लेकिन फिर भी हमने इसको एक अलग नाम क्यों दिया, वो इसलिए
कि एक ऐसा समय था जब धातु या कागजी मुद्रा जब प्रचलन में थी तो वो परिवर्तनीय थी धातु के रूप में, जिसका के आंतरिक मूल्य होता है उसके रूप में वो परिवर्तनीय थी। लेकिन जो प्रादिष्ट मुद्रा होती है वो अपरिवर्तनीय होती है, उसको किसी धातु के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की जो मुद्रा है वो क्या कहलाती है? प्रादिष्ट मुद्रा कहलाती है। ठीक है, ये जो मुद्रा है ये सरकार के रूप से स्थापित की जाती है। जो भी प्रादिष्ट मुद्रा होती है वो सरकार के आदेश से प्रादिष्ट होती है और ये सभी के लिए स्वीकार्य होती है। जैसे भारत में रुपया सरकार के आदेश से मुद्रा के रूप में स्वीकार्य है, सरकार का आदेश है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसे मनी के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है और उसे मना नहीं कर सकता कोई स्वीकार करने से। तो ऐसी मुद्रा को हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। ठीक है, कानूनी विधिग्राह मुद्रा, ठीक है, ऐसी मुद्रा जिसके पीछे सरकार की एक कह सकते हैं स्वीकृति होती है, या ये कह सकते हैं कि कानून होता है, कानून के अंतर्गत जिसको स्थापित किया गया है, ऐसी मुद्रा को कहा जाता है कानूनी विधिग्राह मुद्रा। तो ये कानूनी विधिग्राह होती है। ठीक है, जैसे आपने ये शब्द आपने तब सुना होगा जब 2016 के अंदर नोटबंदी की गई थी, तो ये कहा गया था कि 500 और 1000 के नोट जो है वो कानूनी विधिग्राह नहीं रहेंगे। मतलब नोट तो हैं लेकिन अब वो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं होंगे, उनके प्रति बाध्यता नहीं होगी। एक चीज़ है कि अगर हम जो भी हमारी विधिग्राह जो मुद्रा है अगर हम उसे स्वीकार करने से मना करते हैं तो ये एक कानूनी अपराध माना जाता है, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता के लिए हम बाध्य हैं। वो कानून की तरफ से मुद्रा बनाई गई है, लेकिन जैसे उसकी कानूनी विधिग्राह्यता ख़त्म कर दी गई 500 और 1000 के नोटों की, तो फिर उसे रिफ्यूज़ कर देंगे, कोई भी नहीं लेगा उसे, क्योंकि उसको वो भविष्य में वो प्रचलन में नहीं रहने वाली है। तो ऐसी मुद्रा होती है कानूनी विधिग्राह्य मुद्रा। अब बात करते हैं साख मुद्रा या बैंक मुद्रा की। ठीक है, जो साख मुद्रा या बैंक मुद्रा होती है, आप नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो मुद्रा होती है ये कैसी होती है, बैंक से संबंधित है। जैसे हमने अगर मान लीजिए बैंक के अंदर हमारा जो है अकाउंट है, करंट अकाउंट है, हम उसके रूप में अगर पेमेंट करते हैं, जो बैंक जमा के रूप में, चेक के रूप में हम जो पेमेंट करते हैं, तो वो मुद्रा के रूप में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो चेक है वो मुद्रा नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक साख है। साख किस चीज़ की है कि वो उस अकाउंट से जुड़ी हुई है जिसमें मुद्रा है। ठीक है, वो उस अकाउंट से जुड़ी हुई है जिसमें वो मुद्रा है, तो वो उसके आधार पर जो है उसको किसी को दिया जाता है और कोई उसे स्वीकार करता है। तो ये जो मुद्रा होती है ये परिवर्तनीय होती है। ये मुद्रा कैसी होती है, ये परिवर्तनीय होती है कि एक व्यक्ति ने अगर चेक दिया तो वो बिल्कुल उसको जा कर के कैश करवा सकता है, मतलब करेंसी नोट्स के रूप में उसको प्राप्त कर सकता है, वो परिवर्तनीय हो गई। या वो उसे अपने बैंक खाते के अंदर लगा सकता है, तो वो उतना ही अमाउंट उसके खाते में ट्रांसफ़र हो गया, तो वो क्या है, परिवर्तनीय है ये मुद्रा। ठीक है, छठी जो मुद्रा है वो है नगद रहित मुद्रा, यानी ऐसी मुद्रा जिसमें नगद ही नहीं है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्वरूप है मुद्रा का। ठीक है, वर्तमान में इस तरह की मुद्रा बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, हम एक विकसित विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुद्रा में भी विकास होता चला गया। तो इस समय ये मुद्रा प्रचलन में है, जिसको हम डिजिटल मनी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी मनी जिसके अंदर ना तो नोट का प्रयोग हो रहा है ना सिक्के का प्रयोग हो रहा है, कि आपने किसी भी डिजिटल जो मोड है उसके ज़रिए पेमेंट कर दी, आपने क्रेडिट कार्ड से कर दिया, आपने डेबिट कार्ड से कर दी, या आपने वर्चुअल वॉलेट जैसे पेटीएम है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का कोई भी ऐसा तरीका है जिसमें आपने कोई भी पेमेंट, कोई भी भुगतान सीधा जिसको करना है उसके खाते में कर दिया और वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह की मुद्रा क्या कहलाती है, नगद रहित मुद्रा कहलाती है। ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं। निकट मुद्रा, निकट मुद्रा क्या होती है, ऐसी मुद्रा जो मुद्रा नहीं है लेकिन मुद्रा जैसी है, इसलिए इसको आभास मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें ये प्रत्यक्ष रूप से तो मुद्रा नहीं है, लेकिन इसमें मुद्रा जैसी तरलता है,
जैसे क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए बॉन्ड हैं, शेयर्स हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स हैं, तो ये मुद्रा नहीं है, लेकिन वो अपने उस बॉन्ड को, उस शेयर को या ट्रेजरी बिल को सेल करके उसको क्या कर सकता है, कैश में यानी नगद में कन्वर्ट करके, और उसके बाद उस नगद का प्रयोग मुद्रा के रूप में कर सकता है। तो इस तरह की मुद्रा क्या कहलाती है, निकट मुद्रा। ये वास्तव में मुद्रा नहीं होती है, बल्कि इसको नगद के रूप में कन्वर्ट करके मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेन देन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो नगद मुद्रा कहलाती है। अब हम बात करते हैं पूर्णकाय मुद्रा। ये सब अब सिंपल सी रहेगी है, आभास मुद्रा और जो आपकी नगद निकट मुद्रा है, ये एक ही चीज़ होती हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं पूर्णकाय मुद्रा की, पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है, ऐसी मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य तथा अंकित मूल्य बराबर होता है, ठीक है, जिसका आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर होता है, ऐसी मुद्रा को कहा जाता है पूर्णकाय मुद्रा। और ऐसी मुद्रा भारत में एक समय प्रचलन में रही है। ब्रिटिश काल में चांदी का जो एक रुपये का सिक्का, एक सिक्का हुआ करता था, चांदी का सिक्का, उसका आंतरिक मूल्य और उसका जो अंकित मूल्य था वो बिल्कुल बराबर था, तो वो पूर्णकाय मुद्रा थी। प्रतिनिधि मुद्रा, यहाँ से समझ में आ ही गया होगा कि ऐसी मुद्रा जो पूर्णकाय नहीं है, ठीक है, मतलब कि ऐसी मुद्रा जिसके आंतरिक मूल्य में और जिसके जो अंकित मूल्य है उसके अंदर, उसका जो अंकित मूल्य है वो उसके आंतरिक मूल्य से बहुत अधिक होता है, ठीक है, यानी कि जैसे हमारे कागजी नोट हैं या धातु के सिक्के हैं, तो इस तरह के मुद्रा क्या कहलाती है, पूर्णकाय मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार की मुद्रा पूर्ण रूप से धातु में परिवर्तनीय होती है। अब यहाँ ये अलग क्यों है, हमने इसको ये क्यों नहीं कह दिया, ठीक है, कह तो हम यहाँ भी यही रहे हैं कि अंकित मूल्य बहुत ज़्यादा है लेकिन आंतरिक मूल्य ज़्यादा नहीं है, फिर यही क्यों नहीं कह दी, फ़र्क है। ये कैसी है, अपरिवर्तनीय है, ये कैसी है, आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य बराबर नहीं है, आंतरिक मूल्य बहुत कम है, अंकित मूल्य ज़्यादा है, परंतु ये कैसी होती है, परिवर्तनीय होती है, ठीक है। सो ये 11 अलग अलग प्रकार हैं मुद्राओं के। मुख्य रूप से तो कुछ ही प्रकार हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए और बहुत सारी परिभाषाएं हैं कि ये वाली भी मुद्रा होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। तो ये वो सभी प्रकार हैं मुद्रा के जिसके बारे में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।